नमस्कार। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलो अप लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। खबरों की खबर या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे जनता रिपोर्टर। बाईस अगस्त यानी कि कल रक्षाबंधन का त्योहार है। हालांकि इस बार का रक्षाबंधन कई मायनों में खास रहने वाला है। पहला ये कि कोरोना काल में ये दूसरी रक्षाबंधन का त्योहार जो है वो पड़ रहा है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले इस बार रक्षाबंधन के त्योहार में बाजारों की रौनक जो है वो एक बार फिर से लौट कर आई है। वहीं खरीदार जो है वो भी काफी संख्या में बाजारों का रुख कर रहे हैं। दूसरा ये कि इस बार रक्षाबंधन का त्योहार इसलिए भी काफी खास रहने वाला है क्योंकि इस दिन जो मुहूर्त है वो पूरे दिन रहेगा, यानी भद्रा काल जो है वो इस रक्षाबंधन नहीं रहेगा। यानी कि पूरे दिन किसी भी मुहूर्त में जो बहनें हैं वो अपने भाइयों की कलाई में राखी बांध सकती हैं। राखी पर बाजार सज चुके हैं। रक्षाबंधन से बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। बता दें कि इस बार राखी पर भद्रा का साया नहीं है और कभी भी राखी बांधी जा सकती है। कोरोना महामारी के चलते दिल्ली मेट्रो की सेवाओं को अमूमन रविवार को देर से चलाया जाता है, लेकिन इस रविवार की बात करें यानी कल रक्षाबंधन की बात करें तो दिल्ली मेट्रो की सेवाएं जल्दी शुरू होती हुई नजर आएगी। कल रक्षाबंधन का त्योहार है और यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने यह फैसला किया है कि दिल्ली मेट्रो की जो पहली सेवा है वो सुबह 5:30 बजे से शुरू होती हुई नजर आएगी। हम आपको दिखाएं कि किस तरीके से जो रक्षाबंधन के दिन दिल्ली मेट्रो है वो 5:30 बजे से शुरू होती नजर आएगी। रेड लाइन की अगर बात करें तो सुबह 5:30 बजे दिल्ली मेट्रो शुरू होगी। इसके अलावा ब्लू लाइन और मैजेंटा लाइन पर सुबह 6 बजे मेट्रो की सेवाएं शुरू होती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा पिंक लाइन की बात करें तो दिल्ली मेट्रो पर जो सेवाएं हैं सुबह 6:30 बजे से शुरू होती हुई नजर आएंगी। तो ऐसे में यात्रियों को असुविधा ना हो इसके लिए दिल्ली मेट्रो ने फैसला किया है। हालांकि गौरतलब ये भी है कि दिल्ली मेट्रो में लगातार भीड़ देखी जा रही थी। ऐसे में त्योहार के दिन भीड़ ज्यादा ना हो इसलिए दिल्ली मेट्रो की जो सेवाएं हैं वो जल्दी शुरू की गई हैं ताकि दिल्ली मेट्रो में सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के नियम का भी पूरी तरीके से पालन करवाया जा सके। इस बार भी रक्षाबंधन के पर्व पर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को विशेष तोहफा दिया गया है। महिलाएं आज दोपहर 12 बजे से लेकर कल रात्रि 12 बजे तक प्राइवेट व रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेगी, जिसको लेकर प्रदेश सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। रोडवेज विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा आदेश जारी किए गए हैं जिसमें महिलाएं आज दोपहर 12 बजे से लेकर कल रात्रि 12 बजे तक अपने 15 वर्षीय एक बच्चे सहित रोडवेज व प्राइवेट बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेगी। इसको लेकर अलग अलग अधिकारियों की ड्यूटियां लगाई गई हैं ताकि महिलाओं को बसों में किसी प्रकार की दिक्कत न आए। कोरोना काल को देखते हुए रोडवेज बसों व प्राइवेट बसों में मास्क व सैनिटाइजर जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई गई हैं। अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट के नजदीक से 150 लोगों को तालिबानियों के द्वारा अगवा किया गया। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। आपको बता दें कि अगवा किए गए लोगों में ज्यादातर नागरिक भारतीय थे। तालिबानियों ने तमाम लोगों के पासपोर्ट चेक करने के बाद उन्हें सुरक्षित छोड़ दिया। अफगानिस्तान में करीब 150 लोगों के अपहरण की खबर सामने आई से इसमें अधिकतर लोग भारतीय बताए जा रहे हैं। इन लोगों को काबुल एयरपोर्ट के नजदीक से किडनैप किया गया। अल-इत्तेहाद ने सूत्रों के हवाले से बताया कि अपहरणकर्ता तालिबान से जुड़े हुए हैं और वो 8 मिनी वैन में लोगों को तारखिल की ओर ले गए। बाद में सभी भारतीय सुरक्षित हैं। जो लोग तालिबान द्वारा ले जाए गए थे उनके पासपोर्ट की जांच पड़ताल करने के बाद छोड़ दिया गया। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद लगातार वहां पर हालात बदलते जा रहे हैं। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त अफगानिस्तान पर है, लेकिन इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो उनकी सरकार तालिबान के साथ भी काम करने के लिए तैयार है। उनके प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने तालिबान को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर ब्रिटेन तालिबान के साथ भी काम करने को तैयार है। अफगानिस्तान मसले का कोई स्थायी समाधान निकाले, इसके लिए हर स्तर पर उनकी कोशिश जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को मजबूत बनाना उनकी प्रतिबद्धता है
गौरतलब है कि ब्रिटेन अफगानिस्तान में कई दिनों से बड़े स्तर पर अपने लोगों को वापस लाने के लिए अभियान चला रहा है। अफगानिस्तान में तालिबानियों का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है, तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तालिबान को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर किसी भी अमेरिकी सैनिक को कोई भी क्षति पहुंची तो अमेरिका अपनी सुरक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है और मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान में आतंक विरोधी मिशन जारी रखेगा। बाइडेन के अनुसार अमेरिका अफगानिस्तान में आतंक विरोधी अभियानों को लेकर फोकस रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर तालिबान अमेरिकी सैनिकों पर हमला करने की जरूरत करता है तो इसका तीव्र और करारा जवाब दिया जाएगा। तालिबान ने अफगानिस्तान के अधिकतर हिस्सों पर भले ही कब्जा कर लिया हो, लेकिन स्थानीय लोग तालिबान का डटकर सामना कर रहे हैं और इसी का नतीजा है कि स्थानीय लोगों ने तालिबान से 3 जिलों को आजाद करवा लिया है और जगह जगह अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यानी अब तालिबान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तालिबान ने भले ही अफगानिस्तान के अधिकतर हिस्सों पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन इसके बावजूद वहां की बहादुर जनता झुकने को तैयार नहीं। दरअसल अफगान मीडिया के मुताबिक वहां की जनता ने तालिबान के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी है और अफगानिस्तान प्रांत के 3 जिले तालिबान के कब्जे से आजाद करवा लिए हैं। हालांकि इस खबर को तालिबान ने खारिज कर दिया है, लेकिन अफगानिस्तान के कई हिस्सों में राष्ट्रीय झंडों के साथ लेकर जुलूस निकालने और नारेबाजी की घटनाएं सामने आ रही हैं। लोग तालिबानियों की ओर से फायरिंग होने की आशंका से भी नहीं डर रहे। ऐसे में बगलान प्रांत के 3 जिलों का तालिबान के हाथ से निकल जाना उसके लिए बड़ा चैलेंज माना जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कोरोना वायरस की जाइडस कैडिला वैक्सीन अगले महीने से सप्लाई होनी शुरू हो जाएगी। यह जानकारी जाइडस ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर शार्विल पटेल ने दी है। पटेल ने यह भी कहा है कि इसकी कीमत अभी तक स्पष्ट नहीं की गई है और उनका यह भी कहना है कि यह डेल्टा वेरिएंट पे 66% प्रभावशाली भी है। कोरोना वायरस की जाइडस कैडिला वैक्सीन की सप्लाई अगले महीने से होना शुरू हो जाएगी। ये जानकारी जाइडस ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर शर्विल पटेल ने दी। डॉक्टर पटेल के एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जाइकोव डी की सप्लाई सितंबर से शुरू हो जाएगी। अक्टूबर से नए प्रोडक्शन प्लांट में कंपनी वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाकर 1 करोड़ डोज प्रतिमाह बना सकती है। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 34,000 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं अगर मरने वालों की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 375 लोगों ने अपनी जान गंवा ली है। तो वहीं दुनिया में सबसे ज्यादा अलग अलग वेरिएंट अपना पांव पसार रहे हैं। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में डेल्टा वेरिएंट की सबसे ज्यादा मौजूदगी देखने को मिल रही है। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। देश में कोरोना के 34,457 नए मामले सामने आए। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 375 कोविड मरीजों की जान गई। वहीं दुनिया में कई अलग अलग वेरिएंट अपना पांव पसार रहे हैं। तो भारत में डेल्टा वेरिएंट की मौजूदगी सबसे ज्यादा पाई गई। पिछले लंबे समय से गर्मी की मार झेल रहे दिल्ली एनसीआर के वासियों को अब राहत मिलती नजर आई है। आपको बता दें कि बीते दिनों से हो रही लगातार बारिश ने दिल्ली वासियों को गर्मी से काफी राहत दी है। इसके अलावा आफत की बात यह भी दिल्ली वासियों के सामने आई है, क्योंकि बारिश के बाद लगातार एनसीआर के कई इलाकों में जमकर जलभराव हुआ है, जिसकी वजह से दिल्ली वासियों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। आपको बता दें आरटीओ, राजपथ, इसके अलावा आजादपुर अंडरपास, ये कई ऐसे इलाके हैं जहां पर भारी जलभराव हो गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक पुलिस वालों ने अंडरपासेस को बंद कर दिया। इसके बाद लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी हो गई कि आखिर निकलने के लिए दूसरा रास्ता कहां से खोजा जाए। तो एक तरफ जहां दिल्ली में बारिश राहत बनकर सामने आई है, तो वहीं दूसरी तरफ आफत भी दिल्ली वासियों के लिए ये बारिश बनकर आई है। की राजधानी दिल्ली में शनिवार को हुई मूसलाधार बारिश ने जगह एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत दी, तो वहीं दूसरी तरफ हर बार की तरह इस बार भी दिल्ली वासियों की मुसीबतों को बढ़ा दिया। राजघाट, आईटीओ, मिंटो रोड समेत दिल्ली के कई इलाकों में हुए भारी जलभराव का असर पूरी दिल्ली पर देखने को मिला। जलभराव की वजह से ट्रैफिक पुलिस ने कई अंडरपास को बंद कर दिया, जिसकी वजह से जगह जगह गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिली। दिल्ली में
बाजारों के खोलने की समय सीमा हटा दी गई है। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दी है। आपको बता दें कि कोरोना के चलते बाजारों के खुलने की रात 8 बजे तक की समय अवधि थी, लेकिन अब कोरोना मामलों में कमी आने के चलते सरकार ने ये फैसला लिया है। आपको बता दें कि ये आदेश सोमवार से लागू होगा। दिल्ली वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल दिल्ली वासियों को कोरोना नियमों का पालन तो करना ही होगा, वहीं त्योहारों पर बाजार खुलने की समय सीमा हटाना कहीं ना कहीं सरकार का यह अच्छा कदम है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि बाजारों में ज्यादा भीड़ तो नहीं होगी, यह लोग सचेत और जागरूक रहेंगे। इस समय हम बल्लभगढ़ के किसी गांव देहात या दूर दराज इलाके में नहीं है, हम उस इलाके में भी नहीं है जो बल्लभगढ़ की लगातार जिन सड़कों को जनता टीवी दिखाता रहा है, जहां पर लगातार थोड़ी सी बारिश के कारण जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। हम इस समय मौजूद हैं बल्लभगढ़ के उस एसडीएम कार्यालय पर, जिस पर पूरे शहर की जिम्मेवारी है पानी की व्यवस्था की, सफाई की। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग घुटनों पानी जमा है। यही हालात लगभग इस पंचायत भवन में मौजूद सभी कार्यालयों के हैं, चाहे वह पुलिस कार्यालय हो, चाहे वह बेरोजगारी का जो यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट कार्यालय की बात करें तो वह भी पूरा लगभग इसी तरीके से भरा हुआ है। यहाँ पर मैं अपने सहयोगी को दिखाऊंगा कि भाई यहाँ के हालातों को एक बार दिखाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ियाँ सामने जा रही हैं। ये नेम प्लेट लगी हुई साफ साफ दिखाती है पंचायत भवन बल्लभगढ़ पंचायत भवन। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हालात नजर आ रहे हैं पूरे चारों तरफ। एक केवल 3 घंटे की बारिश के कारण लगभग घुटनों पानी यहाँ पर भरा हुआ है। मैं आपको बता दूं विशेष तौर पर शनिवार होने के कारण लगभग काफी कार्यालयों की छुट्टी है, लेकिन फिर भी सुबह जो कर्मचारी यहाँ पर आए हैं वह काफी मुश्किलों का सामना करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। अगर सड़कों की बात करें तो इस कार्यालय के बाहर मौजूद मुख्य सड़क पर लगभग चलना नामुमकिन है। वाहन चालक अपने वाहनों को लगभग धक्का लगाते हुए, लगभग 70% टू व्हीलर वाहन चालन धक्का लगाते हुए बाहर सड़कों पर नजर आ रहे हैं। वहाँ भी यही हालात हैं जो हालात यहाँ आप एसडीएम कार्यालय में देख रहे हैं। तो आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जब सरकारी कार्यालयों और एसडीएम कार्यालयों के ये हालात हैं तो पूरे शहर के क्या हालात होंगे। साइबर सिटी गुरुग्राम प्रदेश की आर्थिक नगरी कहा जाता है और गुरुग्राम की पहचान विश्व के मानचित्र पर है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर समस्याओं का गढ़ बना हुआ है। जैसे ही बरसात में हल्की सी बारिश आती है तो कहीं ना कहीं अलग अलग इलाकों में जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है। हालात यह है कि लोगों के घरों में पानी तक भर जाता है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से हर साल बरसाती पानी की निकासी को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन बरसाती पानी में तमाम दावे बहते नजर आते हैं। हालांकि लगातार इस तरह का दावों का दौर हर साल चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता को इस बरसाती पानी से निजात कब तक मिल पाएगी, ये भी देखने वाली वो बात होगी। हालांकि अधिकारियों की लापरवाही के चलते गुरुग्राम वासियों को हर साल इसी तरह से बरसात में दो चार होना पड़ता है। जब भी सोनीपत में बारिश होती है सोनीपत पूरी तरह से डूब जाता है और सोनीपत का रेलवे अंडरपास यानी शनि मंदिर के पास जो अंडरपास बनाया गया है वो पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो जाता है। और तस्वीरें कुछ ऐसी देखने को मिलती है कि इस तालाब में जो है बच्चे डुबकियां लगाते हुए नजर आते हैं, यानी कि तैराकी करते हुए नजर आते हैं। दूसरी तरफ जो स्थानीय लोग हैं जिनके घर नज़दीक हैं उनके लिए परेशानी का सबब जरूर बनता है। उनके घरों में पानी जो है पूरा दिन से बाहर नहीं निकल पाता है और जिस प्रकार से अंडरपासेज में पानी भर जाता है 10 से 11 फुट पानी भर जाने की वजह से सारा ट्रैफिक व्यवस्था अव्यवस्था में तब्दील हो जाती है। और दूसरी तरफ यहाँ लोगों के लिए निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं बचता और लोग जो हैं अवैध रूप से रेलवे लाइन क्रॉस करने के लिए मजबूर रहते हैं। हालात ये भी होते हैं कि बड़े बुजुर्ग यहाँ से निकलते हैं तो उनके लिए काफ़ी परेशानी वाला जो है वो दौर रहता है। और ऐसे में प्रशासन जहाँ दावे करता है वहाँ लगातार दावे बिल्कुल खोखले नजर आते हैं। जिस प्रकार से छठी बार सोनीपत में बारिश हुई तो बारिश में पूरा शहर जो है जलमग्न नजर आ रहा है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत लगे 7 कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कैथल के उपायुक्त ने
FIR दर्ज करने और कार्रवाई के लिए प्रदेश सरकार को सिफारिश की है। बता दें कि 10 महीने पहले एक आजीविका मिशन के अंदर घोटाला हुआ था, जिसकी शिकायत उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को की गई थी और उसके शिकायत के ऊपर जांच हुई थी और जांच के बाद जो है 7 कर्मचारी और अधिकारियों को दोषी पाया गया था। अब कैथल के उपायुक्त ने उस रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए उन कर्मचारियों के खिलाफ प्रदेश सरकार को कार्रवाई के लिए और FIR के लिए लिखा है। हालांकि अभी सारी कार्रवाई प्रदेश सरकार की तरफ की जानी है। त्योहारों में लगने वाले जाम की स्थिति से निपटने के लिए यमुनानगर ट्रैफिक पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। इसको लेकर ट्रैफिक SHO अपनी टीम के साथ जो है शहर के मुख्य बाजारों और चौकों में जाकर जहां चेकिंग कर रहे हैं वहीं लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। ट्रैफिक SHO का कहना है कि लोगों के गलत पार्किंग करने की वजह से अक्सर जाम की स्थिति बनती है, इसलिए लोग जो सही पार्किंग की जगह है वहीं पर पार्किंग करें। साथ ही उन्होंने बताया कि कुछ छोटे बच्चे भी वाहन चलाते हैं, ट्रिपल राइडिंग करते हैं और तेज रफ्तार के साथ जब वो बाइक चलाते हैं तो अक्सर हादसे होते हैं। ऐसे में अभिभावकों को उन्होंने कहा है कि वो छोटे बच्चों को वाहन बिल्कुल ना चलाने दें और जो लोग भी अपने वाहन चलाएं वो साथ में अपने दस्तावेज, लाइसेंस सब कुछ साथ लेकर चलें और जो ट्रैफिक नियम है उनका पालन करें। साथ ही उन्होंने कहा कि जो बुलेट बाइक से पटाखे बजाकर लोगों को परेशान करते हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और ट्रैफिक टीम द्वारा जो बुलेट बाइक्स हैं उनकी चेकिंग भी की जाती है और जिस बुलेट बाइक से पटाखे बजते हैं उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। उनका कहना है कि ट्रैफिक पुलिस का उद्देश्य है लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करना और ट्रैफिक नियमों की पालना करवाना है। एक सरकारी वकील ने दूसरे सरकारी वकील के खिलाफ शिकायत देकर मामला दर्ज करवाया है कि उक्त मामले में उसने व्हाट्सएप नंबर पर कोई विवादित मैसेज भेजा था, जिसको लेकर उसने पंचकुला DG ऑफिस में शिकायत दी और शिकायत पर संज्ञान लेते हुए DG ऑफिस की तरफ से मामला C1 पुलिस को सौंपा गया। C1 पुलिस ने देर रात्रि IT एक्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रोहतक की DLF कॉलोनी में कोचिंग सेंटर में कोचिंग लेने आई कुछ छात्राओं में आपस में झड़प हो गई। हालांकि झड़प इतनी हुई कि कुछ छात्राएं आपस में लात घूंसे चलाती हुई रोड पर उतराई और राहगीरों की मदद से बीच बचाव किया गया, लेकिन छात्राएं फिर भी नहीं रुकी और आपस में लात घूंसे चलाती नजर आई। हालांकि यह वीडियो जब वायरल हुआ तो सोशल मीडिया में वायरल होने के बावजूद हम इसकी तहकीकात करने पहुंचे वहां पर, तो लड़कियां जो है छात्राएं वो मीडिया से बचती नजर आई। हालांकि छात्राओं का कहना कि मामूली कहासुनी के बाद यह मामला बढ़ा था, लेकिन इससे पहले भी इन छात्राओं का आपस में झगड़ा हो चुका है। अब ये लड़कियां मीडिया से बचती नजर आ रही हैं। कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री तेजिंदर मान के बेटे रणबीर मान बॉबी जिन्होंने क्लैब से इलेक्शन लड़ा था, उनकी आज संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मौत का कारण अगर बात करें तो जो पुलिस कर्मचारी कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में पहुंचे थे, उनका यही कहना था कि परिवार के लोगों ने बताया था कि हम रात को ही दिल्ली से आए थे, दिल्ली से आने के बाद सब अपने अपने कमरों में सो गए और इसी के साथ सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कही कि वो बहुत ज्यादा शराब का सेवन करते थे और इसी नींद की गोलियां वो भी खाते थे। इसी वजह से कहीं ना कहीं उनकी मौत हुई और पुलिस का यही कहना है कि पूरे मामले को लेकर हम जांच कर रहे हैं, जांच में जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे। फिलहाल पोस्टमार्टम करवाया जाए, पोस्टमार्टम के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ सबसे बड़ी बात है कि तेजिंदर मान और तेजी मान एक बड़े कांग्रेस नेता थे और पूर्व मंत्री थे और केदारनाथ गए थे अपने परिवार के साथ, पत्नी के साथ, लेकिन आज तक उनका कोई भी पता नहीं चला। और उनके जो छोटे बेटे थे रणबीर और बॉबी मान भी नहीं रहे। पंजाब में जारी किसानों के आंदोलन का उत्तर रेलवे पर बड़ा असर पड़ा है। आपको बता दें कि अंबाला से होकर अमृतसर और जम्मू जाने वाली लगभग 66 ट्रेनों को रेलवे ने रद्द कर दिया है। ये ट्रेनें कब तक रद्द रहेंगी इसकी भी अभी रेलवे के पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन किसानों के आंदोलन की वजह से एक बार फिर यात्रियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। एक तरफ किसानों का आंदोलन तो दूसरी तरफ यात्रियों की परेशानी। ऐसे में देखने वाली बड़ी बात यही होगी कि आखिरकार सरकार कब तक किसानों के साथ तालमेल बना पाती है या फिर ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।
भारत पाक सीमा पर पाकिस्तान के द्वारा लगातार हथियारों समेत नशे की तस्करी लगातार जारी है। नए नए हथकंडे पाकिस्तान के द्वारा ड्रग्स भेजने को लेकर अपनाए जा रहे हैं, जिसके चलते कल अमृतसर के सरहदी क्षेत्र रमदास में बीएसएफ और अमृतसर देहाती पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 40 किलो हीरोइन बरामद की गई है। नुकीली तारों के बीच पाइप के रास्ते जो है वो पाकिस्तान के रास्ते जो है वो यहाँ पर भारत भेजी जा रही थी, जिस दौरान बीएसएफ ने एक बड़ी सफलता हासिल किया और पकड़ी गई हीरोइन की जो अंतर्राष्ट्रीय कीमत है वो 200 करोड़ बताई जा रही है, जिसके चलते एक व्यक्ति की जो पहचान भी जो है वो बीएसएफ और पंजाब पुलिस के द्वारा की गई है। उसका नाम निर्मल सिंह सोनू बताया जा रहा है, जो कि एक बड़ा स्मगलर है, जिसको पकड़ने के लिए अब पुलिस लगातार मुस्तैद है और छापेमारी कर रही है। पुलिस के मुताबिक लगातार उस आसपास के एरिया की सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि आइडेंटिफाई होने के बाद ये कहीं छुप ना पाए और इसको जल्द ही जो है वो पकड़ लिया जाए। करनाल के मंगल कॉलोनी में एक घर में चोरी होती है और चोर सभी जेवरात और नकदी जो है उठाकर ले जाते हैं, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह निकलकर सामने आई, जिस तरह से मकान मालकिन ने बताया कि सिर्फ चोरों ने उसी जगह से सेंधमारी की जहां पर वह ज्वेलरी पड़ी थी। और सबसे बड़ी बात कि जो ताले लगे हुए थे उनको तोड़ा नहीं गया था बल्कि खोला गया था। सीसीटीवी कैमरा उसी समय के लिए बंद किया गया था, जिसके बाद जो है मामला निकलकर जब सामने आता है तो अपने आप में सभी लोगों के होश फाख्ता हो जाते हैं कि घर के ही एक नौजवान बच्चे ने जो सट्टेबाजी में पड़ा हुआ था, जो सट्टेबाजी करता था, उसने जो है घर में चोरी कर ली और जिसके बाद जो है सारा सोना वह लेकर चला जाता है। हालांकि फिर वह वहां पर आ जाता है, लेकिन किसी को शक नहीं हुआ और ये सारी कहानी उसकी तरफ से बयान कर दी जाती है। हालांकि जब पुलिस ने मामले की गहनता से छानबीन शुरू की तो पता चला कि घर का ही नौजवान बच्चा था जिसने सारे जेवरात जो है चोरी कर लिए थे। लेकिन अब बहरहाल पुलिस ने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि परिवार की तरफ से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। हमीरपुर में लगातार बारिश हो रही थी। हालांकि बारिश जो है सुबह धीमी थी, अचानक दोपहर बाद जो बारिश का बहुत तेज हो गई, जिसके चलते हमीरपुर जिला के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की पुंग खड्ड में 3 टिप्पर पानी की चपेट में आ गए, जिसमें टिप्पर में बैठे हुए लोगों को प्रशासन द्वारा रेस्क्यू कर लिया गया है। वहीं एनडीआरएफ की टीम द्वारा लोगों को वहां से बाहर निकाल दिया गया है और कुछ समय बाद ही जल दबाव कम होने की वजह के कारण जो है गाड़ियों को बाहर निकाल दिया जाएगा। वहीं एसडीएम सुजानपुर शिल्पी वेकटा ने बताया कि पानी का बहाव तेज होने के कारण जो है वहाँ पर 3 टिप्पर जो है पूरी तरह से फंस चुके थे। उस टिप्परों में जो आदमी मौजूद थे उन आदमियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। इंद्री हलके के गांव बीबीपुर जटान में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब बिजली विभाग के कर्मचारी वहां पर पहुंचे और उन्होंने पुराने मीटरों को उतारना शुरू कर दिया। उनकी जगह पर नए मीटर लगाने शुरू कर दिए। हालांकि इसमें 5 मीटर उन्होंने उतार करके पैक कर दिए गए थे और उनकी जगह नए मीटर लगा दिए गए थे। लेकिन जब ग्रामीणों का वहां पर विरोध शुरू हुआ, काफ़ी संख्या में ग्रामीण वहां पर इकट्ठे हो गए। उन्होंने विभाग के खिलाफ नारेबाजी भी की और लोगों का स्पष्ट शब्दों में कहना था कि वो किसी भी सूरत में अपने मीटरों को उतरने नहीं देंगे। उनके जो पुराने मीटर उतारे गए थे वहीं लगाए जाएं। जब मामला बिगड़ता दिखा तो तुरंत ही विभाग के अधिकारियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पाते ही मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने पहुंच करके मामला किसी तरह से शांत किया। बिजली विभाग के एसडीओ भी मौके पर पहुंचे और जब ग्रामीणों का विरोध अधिक बढ़ता देखा तो विभाग के अधिकारियों को मजबूर होकर के कहना पड़ा कि उनके जो पुराने मीटर हैं उनको ही लगा दिया जाए। और जब पुराने मीटर दोबारा से पोल पर लगाए गए तभी जाकर के यह मामला शांत हुआ और उसके बाद वहां से विभाग के अधिकारियों को जाने दिया गया। 36 वर्षीय महिला की हत्या मामले में गुरुग्राम पुलिस ने मृतका के पति की शिकायत पर मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। लेकिन हत्यारोपी कौन है, किसने इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया, इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है। हालांकि गुरुग्राम पुलिस ने होटल में लगे सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लिया है और जो रजिस्टर थे उन गाला जा रहा है, लेकिन हत्यारोपी की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। गुरुग्राम पुलिस ने मृतका के पति की शिकायत पर अज्ञात युवक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।